पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल ड्रॉप दोनों का सम होता है। या एक सर्किट अगर बनाऊं तो सर्किट में ये अब आप सेल की तरह ट्रीट करोगे, ये पूरा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये आपका सेल है। देखो जो यहाँ पे पोटेंशियल होता है इसे बोलते हैं ईएमएफ, जो एक्चुअली इलेक्ट्रोड्स का होता है, और जो यहाँ का होता है उसको बोलते हो आप पोटेंशियल डिफरेंस। बात समझ में ही नहीं है? yes, ये है ईएमएफ जो बैटरी के इलेक्ट्रोड्स का है, ठीक है, और ऑब्वियसली आर उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वजह से जो ये पूरा कंबाइन होके बना ये पूरा सेल है। और यहाँ पे जो ये जो हम जो टच करते हैं वो इसको टच करते हैं, टर्मिनल्स को। जैसे आप आपके घर की बैटरी की बात करो तो घर की बैटरी में जो बाहर निकल रहे हैं तार, आप उसको छूते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं। आप उस सेल का कांटे हटा के उसके छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं जो जिसमें पानी डालते हो उनको थोड़ी छू पाते हो, वो आपस में कनेक्टेड ही तो है। अब इमेजिन करो उनमें वायर कनेक्टेड है जोड़ने के लिए, तो उस वायर में उस इलेक्ट्रोलाइट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता होगा रेजिस्टेंस, आप उसको थोड़ी छू पाते हो। तो एक्चुअल में वो जो सेल हैं वो कुछ ईएमएफ जनरेट कर रहे होंगे, बट बिकॉज वो थोड़ा सा एनर्जी या थोड़ी सी पोटेंशियल उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में यूज कर लेते हैं, तो आप जो उस बैटरी से ले पाते हो वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, आप वो दे पाते हो। आप वो नहीं ले पाते जो एक्चुअल में बैटरी देना मांग रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैटरी दे तो रही है बट कहीं ना कहीं वो अपने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी क्या कर रही है, ऑपरेट करती है। बात समझ में आ रही है? yes, कोई भी सिस्टम मैं बोल रहा हूँ रियलिस्टिक में फ्रिक्शन को ओवरकम करने में भी एनर्जी लगाता है, नहीं लगाता है? बट हम फिजिक्स में फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करके जो भी हम वर्क डन करते हैं, ये जो मशीन हमने चैप्टर पढ़ा उसमें सारी एक एफिशिएंसी 100% आती है, बट लास्ट में केस ऐसा भी है जब हम बताते हैं कि नहीं भाई रियल केस लोगे, वेट ऑफ द पुली लेना पड़ेगा, फ्रिक्शन एंड वेटेज और लेना पड़ेगा, सब आपको लेना पड़ेगा, और उसकी वजह से उसका जो एफिशिएंसी है वो 100% ना होकर लेस देन 100% हो जाएगी। वैसे ही जो ईएमएफ या जो पोटेंशियल आपको बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, वो बैटरी उतना पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास खुद का एक रेजिस्टेंस है। उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में उसकी खुद की थोड़ी सी एनर्जी बोलो या पोटेंशियल बोलो, क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज एनर्जी, ओ पोटेंशियल, तो वर्क डन क्या होता है, एनर्जी। तो वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो अगर हम एक कूलम की बात करें तो हम एनर्जी भी बोल सकते हैं उसे, पोटेंशियल, न्यूमेरिकली दोनों सेम है। तो जितना आपने एनर्जी में स्टोर करी वो थोड़ी बहुत इस रेजिस्टेंस को भी ऑपरेट करने में जाएगी, थोड़ी बहुत इसको भी जाएगी ऑपरेट करने में। जैसे आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप शोरूम से क्या 0 किलोमीटर चली हुई गाड़ी ले सकते हो? 0 किलोमीटर चली हुई कभी नहीं ले सकते। क्यों? टेस्टिंग होती है, उतार के ऐसा थोड़ी है तो उठा के चल रहा है कोई बंदा, हाँ भाई खा रखनी बता, ठीक है, हमने कैप्टन अमेरिका तो बुलाया नहीं उठा के रखने के लिए, तो हम नहीं ले सकते। वैसे ही जो भी पोटेंशियल वो बैटरी ले रही है या उसके इलेक्ट्रोड्स में है, वो कहीं ना कहीं उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ओवरकम करने में जाएगा। ये बात समझ में आई है? तो ईएमएफ जो एक्चुअली होना चाहिए था वो डिवाइड हो जाता पोटेंशियल में जो सर्किट को मिल रहा है, और उसका छोड़ा था जो उसके खुद के इंटरनल, तो इसको हम पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे? पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्यों भैया? क्योंकि इसने पोटेंशियल में गिरावट लाई, पोटेंशियल में ड्रॉप ला रहा है, क्योंकि एक्चुअली जितना ईएमएफ जाना चाहिए उतना नहीं होता। अब इसके दो कंडीशन है जो आपको इंपॉर्टेंटली याद रखनी है कि कब ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिखना चाहता हूं। तो ये कुछ ऐसा होता है, अगर हम V और I, ये होता है I इंटू R। अब देखो दो तरीके हैं जब हम ईएमएफ और पोटेंशियल को सेम मानते हैं। अब तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स करे हैं वो सारे के सारे पोटेंशियल के फॉर्म में करे हैं। पोटेंशियल 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 पोटेंशियल, सब पोटेंशियल बोलते हैं, पोटेंशियल इतना है, रेजिस्टेंस इतना है, चलो करंट निकाल दो। अब पोटेंशियल पे आप एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे, अब आप करोगे ईएमएफ पे। अब आप किस पे करोगे? तो पोटेंशियल और ईएमएफ क्या एक ही चीज होती है? बिल्कुल एक ही चीज होती है, बस फर्क इतना है कि ईएमएफ इलेक्ट्रोड से निकलता है और सेल के आउटर से जो निकलता है दैट इज पोटेंशियल, क्या टर्मिनल वोल्टेज जिसे बोलते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ क्या एक हो सकते हैं? बिल्कुल, अगर उस सर्किट का R 0 हो। तो अगर R 0 होगा, 0 इंटू एनीथिंग
तो उसका जो ईएमएफ है तो कभी कभार क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन। ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी कभार क्वेश्चन में इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं गिवन और दिया हुआ है ईएमएफ और आपको निकालना है करंट। मैंने भी आपको क्या बोला, आपको ईएमएफ से निकालना होता है, ठीक है, बट आपको निकालना है करंट आउट द सर्किट। सर्किट के लिए आप यूज करोगे टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, और जब आप पूरे उसके बात करोगे सेल वेल सब मिला के रेजिस्टेंस तब ये है। बट अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, दोनों एक ही मतलब है, कोई भी बोलो एक ही बात बोल रहे। कई बार आपको ऐसा होगा सर आपने तो करंट के लिए बोला था ईएमएफ यूज करो, बट यहाँ तो टर्मिनल वोल्टेज मैं कहूँगा आपको इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है क्वेश्चन, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ही गिवन नहीं है तब क्यों ले रहे, सही है। और एक और रीजन होता है जब सर्किट ओपन हो, या तो मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा था व्हेन सर्किट इज ओपन, जब सर्किट ओपन होता है तो क्या इफेक्ट आता है बताओ, जब सर्किट ओपन होता है तो क्या होता है, होते हैं बट क्यों, करंट नहीं होता, बस करंट होता ही नहीं है। जब सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो करेगा ही नहीं, करंट ऑलवेज फ्लो इन अ क्लोज सर्किट। सर्किट ही ओपन है, करंट विल नेवर फ्लो, और करंट अगर फ्लो नहीं करेगा तो ये फिर हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएंगे। सारी बात समझ में है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया V डिवाइड बाय I, यही तो है इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मैं बोलूं कि ये फॉर्मूला कहां से आया तो ये V इक्वल टू I ओम्स लॉ है ना, तो यहाँ से R इक्वल टू V बाय I। अब ये क्यों हम कर रहे हैं बताओ, अब V क्या है पहले ही बताओ, E माइनस V लिखूं, ये जो E है ये EMF है और ये टर्मिनल वोल्टेज है, वो I क्या होता है और व्हाट इंटरनल करंट सर्किट, ठीक है। अब देखो जब मैं सर्किट की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या लूंगा, टर्मिनल वोल्टेज या ईएमएफ, ईएमएफ नहीं लूंगा। V इक्वल टू आई आर होता है, तो I का फॉर्मूला क्या होगा, V अपॉन R, ये R कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है। इसको स्प्लिट करना आता है, V अपॉन V क्या होता है, आप लोगों की बुक में ये डेरिवेशन होगा, ठीक है। अब ध्यान से इस चीज को समझिए, इंटरनल रेजिस्टेंस यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली, व्हाई, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन हाउ मच आयनाइज, it depend upon nature of electrodes, it depend distance between electrodes, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, टेम्परेचर इवन, तो आप कहीं नहीं कर सकते। बट there is no instrument, have as an instrument पोटेंशियोमीटर, आगे चल के आप पढ़ोगे 12th में है एक इंस्ट्रूमेंट जो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करता है, बट वो भी यही फॉर्मूला इस्तेमाल करता है। क्या है ये फॉर्मूला, आप पहले सर्किट जब ओपन है, सर्किट में कुछ भी नहीं जुड़ा, तो आप उस सर्किट का ईएमएफ निकालिए, उस सेल का क्या निकाल लीजिए ईएमएफ, फिर आप क्या निकालिए मतलब आप उस सर्किट को क्या कर दिया क्लोज। ये क्या था, जब सर्किट क्या था ओपन, उस वक्त जो पोटेंशियल दे रहा है वो क्या है ईएमएफ, और इलेक्ट्रोड्स में लगा रखा है आपने, समझ में आ रहा है। जब सर्किट क्लोज कर देंगे, की को लगा देंगे, मान लीजिए ये एक सर्किट है, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ये R है, यहाँ पे लाए, ये की है, ये अभी की ओपन है, और आपने यहाँ पे क्या लगा रखा, वोल्ट मीटर, यहाँ से जोड़ा है आपने वोल्ट मीटर लगाया, ठीक है, ये ऐसे वोल्ट मीटर लगा यहाँ पे, तो V अभी जो रीडिंग देगा, वोल्ट मीटर जो रीडिंग देगा वो कौन सी रीडिंग देगा, ठीक है। अब आपने सर्किट क्लोज कर दिया, यानी करंट बह रहा है, आपने क्या करा, ये की है, करंट की को क्लोज करेंगे, सर्किट करंट बहने लगा, करंट बहने लगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस एक्टिव हो गया, यानी पोटेंशियल ड्रॉप एकदम से दिखेगा आपको, जो V वोल्टेज दिख रही थी वो V वोल्टेज उससे कम वोल्टेज, दोनों को डिवाइड कर दे माइनस, ये R क्या है, ये R ऑफ सर्किट है, जो इस जगह उससे मल्टीप्लाई कर दिया, आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल गया कि कितना इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में है, ये आपको आराम से इजीली फाइंड कर सकते। अदरवाइज देयर आर 4 पैरामीटर जिस पे इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, थोड़े से पैरामीटर शिफ्ट हो गए, करंट टेम्परेचर शिफ्ट हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बदल जाएगा, फिर आपको दोबारा करना। तो ये एक रिलेशन के फॉर्म में भी आ सकता है, एक डेरिवेशन के फॉर्म में आ सकता है। मोस्टली अगर 10 साल में बोलूँ तो ऑन एवरेज 3 से 4 बार आता है, तो अगर प्रोबेबिलिटी देखो तो 4/10 मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो काफी है,
तो बहुत बार आएगा, सही है। ओके, अब इसके बाद आपसे पूछते हैं, जैसे एक सर्किट को प्लीज इधर देखिए, 1 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, अच्छा ओम, सॉरी, ठीक है। और EMF डिसाइड करेंगे पहले, देखते हैं रेजिस्टेंस क्या निकलेगा, ठीक है। तो पहले अब देखो, ये है सेल, ठीक है। तो अभी हम इसको निकाल लें, ओवरऑल रेजिस्टेंस। ओवरऑल रेजिस्टेंस ये दोनों क्या होगी, इसे R1 मान लो, इसे R2 मान लो, इसे R3। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, 1/R3 4 ले लेते हैं, ये मैंने ऑलरेडी लिया। इधर देखो बेटा, R1 कितना है, प्लस 1/12, ऐसे बताओ, 3 + 1 + 3 4/12 1/3 R4 कितना आएगा, 4 R4 एंड R3 क्योंकि इससे जो सॉल्व हो गया आएगा वो कैसे होंगे, एक तो इसलिए इससे सॉल्व हो गया वो आया कितना है, 4 ओम, सॉरी 3 ओम, और वहीं पे क्या था 6 ओम पहले से था, 9 R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट कितना होगा, 9 ओम, R4 + R3 तो 3 + 6 9 ओम। कोई डाउट? अब ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी सी बात समझो, ये है R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट, ये किसका है, इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई बोलूं तो कि इसकी जगह पे भी अब ये एक ही है ना, ये क्या हो गया 9 वोल्ट, ये है ना, यस सर। और यहाँ पे बैटरी है, और यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, ये इंटर रेजिस्टेंस है जो कि 1 ओम है ना, R स्मॉल r से दिखा रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, ये रेजिस्टेंस हमेशा इस रेजिस्टेंस के इन सर्किट के रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं होगा, हमेशा वो उसके साथ सीरीज में ही होगा। ये किसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, which is always connected in series with the external resistance, total external या equivalent resistance के तो हमेशा सीरीज में होगा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम हो गया, या चलो लिख लो 9 ओम + 1 ओम कितना है, 10 ओम। तो ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, क्लियर है या नहीं है? अब मान लेते हैं EMF था 10 वोल्ट, मैंने कहा रुक जाओ बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से एक चीज को समझना, मैं यही चीज सिखाना मांग रहा हूं। I V = IR था, बट अब V नहीं लेंगे, अब E/R लो, V EMF से रिप्लेस हो गया। EMF क्या होगा, I बताओ, 10 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा, 1 एम्पियर। समझ में आया? और ध्यान से सुन लो। अब कई बार क्वेश्चन में जब ये गिवन है तो आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना, आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है, समझ में आया? यस सर। अब मान लो EMF नहीं गिवन, मान लो EMF नहीं गिवन और उसकी जगह गिवन है टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टर्मिनल्स, जो कि टर्मिनल वोल्टेज, और सर्किट क्लोज है यानी करंट बह रहा है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, सर्किट क्लोज है, करंट बह रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो EMF और टर्मिनल वोल्टेज सेम नहीं होंगे। समझ में आई बात? दूसरी चीज काम रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट निकालोगे वो निकालोगे V/R। यहाँ पे आपको EMF नहीं गिवन, टर्मिनल वोल्टेज गिवन, और इस केस में जैसे मैंने यहाँ पे RT लिखा है, जहां में मैं R इक्विवेलेंट लूंगा यानी सर्किट वाला रेजिस्टेंस लूंगा, तब मैं इंटरनल रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा।
यहाँ पे 9 आएगा 9। यहाँ पर क्योंकि अगर मान लो वोल्ट मुझे 9 वोल्ट दिया हुआ है और ये 9 ही है, तो यहाँ पे भी 1 एम्पियर ही करंट आएगा। अगर ये सिचुएशन की बात करूँ तो मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, इसी की बात कर रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? ये अगर आप दिखा लो 1 एम्पियर करंट आ चुका था, आप छोटा वाला V निकालना मांग रहे, छोटा वाला V क्या होता है? I टू स्मॉल I कितना है? 1। R भी कितना है? 1। तो कितना वोल्ट आया? 1। ये कौन आया? स्मॉल V, यानी पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 1 वोल्ट। V क्या हो जाएगा? EMF माइनस स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो जाएगा? EMF कितना था? 10 वोल्ट माइनस में से 1 वोल्ट कितना आया? 9 वोल्ट। यानी ये है पोटेंशियल या टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, अब मैं आपको फिर से वही बता रहा हूं, अगर टर्मिनल वोल्टेज गिवन है तो आप कौन सा रेजिस्टेंस लेंगे? सिर्फ सर्किट का करंट निकालने के लिए। ठीक है, अगर ईएमएफ भी हो, सब कुछ हो, और अगर आपको ईएमएफ गिवन है तब आप इंटरनल रेजिस्टेंस को भी जोड़ेंगे। बात समझे? ये छोटी सी गलती आंसर में ट्रेमेंडस डिफरेंस ला देती। अगर ईएमएफ गिवन है, ऐसा कोई सर्किट है जहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है, यानी ईएमएफ अलग होगा और टर्मिनल वोल्टेज अलग होगा। तो अगर आपको ईएमएफ गिवन है तो आपको सर्किट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस को जोड़ के टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। और अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज गिवन है तो सिर्फ सर्किट का रेजिस्टेंस निकालिए और उससे करंट निकालिए। तो दो में दे रखे तो बहुत बड़ी बात है, तो किसी से भी निकाल ले भाई। मतलब ये तो, और मतलब मैं कह रहा हूँ कंफ्यूजन वाला कह रहा है, दो दे रखे तब बताओ मैं कैसे कंफ्यूज हूँ। अभी कंफ्यूज नहीं हो पाया, अभी कंफ्यूज करो मुझे, और इतना कंफ्यूजन नहीं। समझ में आया तरीका? अब इसके बाद इसी क्वेश्चन में ये डेरिवेशन लिख लेना। अब देखो इसी में और भी क्या चीजें पूछ सकते हैं। करंट बताओ, 1 एम्पियर करंट आ रहा है? ठीक है, यहाँ कितना बहेगा ऊपर और नीचे? हमने बताओ। गलत। पोटेंशियल कितना सेम रहेगा बताओ, कैसे निकालोगे? पोटेंशियल सर्किट में तो 9 वोल्ट होगा ना, टोटल 10 वोल्ट था, 1 वोल्ट तो यही खा गया, बचा 9 वोल्ट। अब बताओ। गलत। गलत। पोटेंशियली बढ़ गया 4.5 4.5। गलत। गलत। पोटेंशियल सेम होता है, कितना होगा वो पूछ रहा हूँ बेटा। पोटेंशियल तो सेम ही है, कितना है वो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। गलत। वाह, 10 वोल्ट की बैटरी है, 1 वोल्ट ये खा चुका है, तब भी यहाँ पे 10 ही मिल रहा है। तुमने बेटा निकोलस टेस्ला से भी आगे की बात बता दी, वो भी बेचारे ये डिस्कवर नहीं कर पाए थे। ये सेम है वो और ये। ये ईएमएफ आपका 10 वोल्ट है, इंटर रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये 6 ओम है। क्या ये सेम है डायग्राम? अगर ये तभी होगा तो उसमें कोई फर्क है? ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं है? सीरीज में है। सीरीज में पोटेंशियल सेम रहता है। क्या सेम रहता है? यानी अगर यहाँ से 1 एम्पियर करंट निकला होगा तो 1 एम्पियर इसमें से ही पास करा और 1 एम्पियर इसमें से ही पास करा, यही बात है। सीरीज में करंट सेम रहता है, पोटेंशियल। ठीक है, यानी 1 वोल्ट 6 से पार करा, कितना चला गया? 1 एम्पियर करंट 6 ओम से पास करा तो कितना पोटेंशियल इसका चला गया? 6 वोल्ट। V इक्वल्स टू IR होता है, ये 6 वोल्ट। बैटरी में और कितना बचा हुआ? ये 3 वोल्ट लेगा, यानी जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे चलो आगे से तुम्हें पोटेंशियल नहीं पता, यहाँ तक तो यही पोटेंशियल होगा
9 वोल्ट बचा रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे 9 वोल्ट तो यहाँ होगा ही होगा। उल्टा क्यों नहीं गए तुम, ये बताओ मुझे, उल्टा में तुम्हें क्या दर्द हो गया? यहां से 1 करंट 1 एम्पियर ऊपर से बढ़ गया होगा यहाँ 1 एम्पियर, बट यहाँ पे तो आगे पूरा जुड़ गया होगा। 1 एम्पियर करंट रेजिस्टर से पास करा, उन दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करा दो और कुछ नहीं करना तुम।